पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। तो अगर आपको एक बेहतरीन कल चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कल मेहनत की थी, जो भी कोशिश की थी, उससे भी ज़्यादा आज ट्राई कीजिए, उससे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो इससे आपकी लिमिट और कैपेसिटी दोनों ही बढ़ेंगी। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 11 सितंबर 2020 और आज के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जारी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 5 PSU सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त हुए। हरसिमरत कौर बादल जी ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। सर डेविड एटनबोरो को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। भारत और अंगोला ने हाल ही में अपनी पहली आयोग बैठक आयोजित की है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया। भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। DBS बैंक को 2020 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई। मनोहर लाल खट्टर जी ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। राधा M नायर ने ब्रेकिंग द ककून एट 40 पुस्तक लिखी। और भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप जी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक विल लॉन्च न्यू लोन स्कीम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल लॉन्च करेगा। तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो भी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स होते हैं यानी कपास की खेती करने वालों के लिए सफल योजना लॉन्च करेगा। तो जो कॉटन ग्रोवर्स हैं यानी कपास की खेती करने वाले किसान हैं उनको अभी तक क्रॉप लोन की सुविधा नहीं दी जा रही थी, और SBI उनको क्रॉप लोन देने के लिए सफल योजना लॉन्च करने वाला है। और ऐसा करने वाला SBI इंडिया का पहला बैंक होगा जो सफल है। इसका फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। और इस स्कीम के तहत जो भी कॉटन ग्रोवर्स हैं तो उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा जिन्हें ज़रूरत है और जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी जिन्होंने पहले लोन ना लिया हो, ऐसे क्रॉप ग्रोवर को, कॉटन ग्रोवर को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा SBI के द्वारा। और SBI इस स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करेगा। और SBI जो है एक डेटाबेस बनाएगा, ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स का एक डेटाबेस बनाएगा जिसकी मदद से जो भी बायर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वो डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि जो फार्मर है वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। और इसके साथ ही इस डेटाबेस से SBI ये भी पता कर सकता है कि जो लोग भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कॉटन ग्रोवर, उनका पुराना कोई क्रेडिट हिस्ट्री है या नहीं। तो ये देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो 1806 में एक बैंक आया, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद 1840 में आया बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास। ओके, उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 से 1955 तक चला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, 1 जुलाई 1955 को। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है SBI डे। ओके, 1 जुलाई को SBI डे के तौर पे मनाया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और टैगलाइन है SBI की, एक है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक है स्टॉप्ड इन ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है इन्होंने जारी किया है ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0, और इस इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो इस इंडेक्स में जो ईज यूज़ हुआ है उसका फुल फॉर्म है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ओके, इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो इसी के लिए इंडेक्स जारी किया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, और इस इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
और वहीं बात करें दूसरे नंबर पे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरे नंबर पे रहा है इस इंडेक्स में ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा, और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। वहीं बात करें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, तो यह इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के सीईओ हैं सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। तो अभी 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ओके, थीम याद रखिए वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है यानी IASP, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑर्गेनाइज कराता है हर साल। और ये दिन हर साल 10 सितंबर को 2003 से लगातार हर साल ये डे मनाया जा रहा है। और इस दिन का पर्पज़ है मनाने का कि जो लोग भी हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना, ताकि वो सुसाइड ना करें और लोगों को सुसाइड करने से रोका जा सके। उसके अलावा अभी हाल ही में 9 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये सबसे पहली बार मनाया गया है। ओके, इसी साल से ये शुरू हुआ है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस रहता है, वॉर वाली सिचुएशन रहती है, तो वहाँ के जो यूथ्स हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए एजुकेशन उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं रहती है, और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यंग एज में। तो लगभग 35 ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि क्राइसिस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और इन 35 कंट्रीज़ में से 75 मिलियन चिल्ड्रंस है 3 साल और 18 साल के बीच के, जिनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनको एजुकेशनल सपोर्ट पहुंचाने के लिए ये 9 सितंबर को अब शुरू किया गया इस साल से इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। उसके बाद 9 सितंबर को ही मनाया गया इस साल हिमालयन डे। ओके, ये डे सबसे पहले मनाया गया था 2010 में, और 2010 से अभी तक मनाया जा रहा है हर साल 9 सितंबर को। और इस साल ये 11वां एडिशन था यानी 11वां संस्करण था हिमालयन डे का। और इस साल की थीम रखी गई थी हिमालयाज़ एंड नेचर। ओके, और ये डे क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है कि जो हिमालय है वो काफ़ी तरह की चीज़ों से बचाता है, सेव करता है अपने आसपास के रीजन्स को, बहुत सारे के क्लाइमेट चेंज के कारण डिज़ास्टर से। तो इसीलिए हमें हिमालय का संरक्षण करना चाहिए, हमें भी हिमालय को बचाना चाहिए। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2010 से हर साल 9 सितंबर को हिमालयन डे मनाना शुरू किया गया था, और इसी के लिए इस साल की थीम रखी गई है हिमालयाज़ एंड नेचर। तो ये देख लेते हैं एक बार सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चला नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, और इस साल थीम रखी गई इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इस साल की थीम रखी गई लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और हिमालयन डे। हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद अब 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इस साल की थीम रखी गई वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक त्रिपक्षीय वार्ता, और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया हर्षवर्धन जी ने। तो अभी हाल ही में 9 सितंबर को ऑर्गेनाइज़ कराया गया था ये इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का एक त्रिपक्षीय वार्ता, और ये हुआ था वर्चुअली, और इसका फोकस था कोविड-19 के टाइम पे जो भी इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उनके लिए इन तीनों देशों के बीच में किस तरह से कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया यहाँ पे हर्षवर्धन जी ने, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, और फ्रांस की तरफ से पार्टिसिपेट किया यानी फ्रांस को रिप्रेजेंट किया जो फ्रेंच मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं फ्रैंकोइस देलार्ते ने, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ
फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड के जो सेक्रेटरी हैं फ्रांसिस एडमसन ने। और ये पहली बार आयोजित की गई थी, ये जो ट्राइलेटरल डायलॉग है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, ये पहली बार ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी। और ये डिसाइड किया गया कि अब ये हर साल हेल्ड कराई जाएगी, यानी हर साल इसे ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा। और इस वार्ता में तीनों कंट्री एग्री हुई कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे तीनों ही कंट्री काफ़ी पीसफुली और सिक्योरली और प्रॉस्पेरस तरीके से, यानी काफ़ी शांति और सुरक्षित तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड आसोल चीनी कैंपेन टू कर्ब फेक न्यूज़। किस देश ने नकली समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए आसोल चीनी अभियान शुरू किया है। तभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो फेक न्यूज़ होती हैं, आपको पता है फेक न्यूज़ कितनी डेंजरस हैं, कोई भी चीज़ रातों रात वायरल हो जाती है, खासकर अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलती है। तो ऐसी फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है और उसका नाम दिया गया है आसोल चीनी। ओके, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल शुगर। तो इस कैंपेन के थ्रू जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जो भी र्यूमर्स है, तो उनको ट्रैक किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। जो भी फेक न्यूज़ है उसको मतलब वहीं लिमिट पे उसे रोक दिया जाए, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे जाने ना दिया जाए। और इसी के साथ ही जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, उसका नाम है दरबार को डेवलप किया जाएगा और उसमें हर एक यूनियन, डिस्ट्रिक्ट और वार्ड में से 2 एम्बेसडर रजिस्टर किए जाएंगे और इन एम्बेसडर्स का काम होगा, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आम जनता है उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे कि वो मतलब फेक न्यूज़ ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं और कितनी ज़्यादा डेंजरफुल हैं ये न्यूज़। तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा आम जनता के बीच में और इस तरह से इन एक्टिविटीज़ और र्यूमर्स को बढ़ने से रोका जाएगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड पीएम मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है फिश फार्मिंग से रिलेटेड और उस स्कीम का नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। और इस स्कीम का जो फोकस है, जो फिशरीज़ है, यानी जो मछली पालन है, इंडिया में मछली पालन को बढ़ावा देना और उसका डेवलपमेंट करना। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के बीच में। और इसके लिए जो फ़ंड एलोकेट किया गया है मछली पालन के लिए वो है 20,050 करोड़ रुपए, यानी 20,050 करोड़ रुपए का जो फ़ंड है वो एलोकेट किया गया है। और ये अब तक का मछली पालन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेट किया हुआ फ़ंड है। और इस स्कीम के तहत जो भारत का फ़िश प्रोडक्शन है वो 2024-25 तक बढ़ के हो जाएगा 70 लाख टन का। और इससे जो फ़िश फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी लगभग डबल हो जाएगी। और इस स्कीम से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे फिशरीज़ में वो पहले 20 से 25% हुआ करते थे और इस स्कीम के लॉन्च हो जाने के बाद अब ये घट के सिर्फ 10% तक रह जाएंगे। और इससे लगभग 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार पैदा होंगे फिशरीज सेक्टर में। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च कंट्रीज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तभी हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने, जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया है। और इस एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया है ताकि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो स्टेट के कोने कोने तक पहुँचे, हर एक आदमी तक पहुँचे, कोई भी ऐसा हिस्सा ना बचे स्टेट का जहाँ पे मेडिकल सर्विस अवेलेबल ना हो। और क्योंकि ये एयर सर्विस है तो काफ़ी जल्दी मेडिकल सर्विस पहुँच सकती है इसको एक कोने से दूसरे कोने में इसका यूज़ करके। और इस एयर एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफ़र टीम और उसी के साथ क्याथी एक लीडिंग एविएशन टेक्नोलॉजी फर्म है, एक टेक्नोलॉजी फर्म है। तो इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली इस एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया है। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ नेम्ड इट्स सिग्नस स्पेसक्राफ्ट एस SS कल्पना चावला।
किस एरोस्पेस कंपनी ने अपने अगले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम एसएस कल्पना चावला रखा है? तो अभी हाल ही में जो नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो उनका अगला आने वाला सिग्नस स्पेसक्राफ्ट है, तो इसका नाम रखा जाएगा जो पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो स्पेस पे गई हैं, गई थी कल्पना चावला, तो उनके नाम पे उस सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा जाएगा और वो नाम होगा एसएस कल्पना चावला। और ये जो नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन है, तो ये जितने भी सिग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है ये कंपनी, तो सबका नाम किसी एस्ट्रोनॉट के नाम पे ही रखा जाता है। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने कुछ अलग चीज़ें की हैं हटके, जिनकी अलग पहचान है, तो ऐसे एस्ट्रोनॉट्स के नाम पे वो अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट के नाम रखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के कैलाश चौधरी जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये भारत के सबसे बड़े पिगरी मिशन को मेघालय में। और इसे फंड दिया गया है एनसीडीसी की तरफ से, एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। और जो फंड दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए वो है 209 करोड़ रुपए का। और एनसीडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस प्रोजेक्ट से लगभग मेघालय के 35,000 पिग फार्मर्स को बेनिफिट होगा और लगभग जो 5,000 अनएम्प्लॉयड यूथ हैं यानी बेरोजगार युवा हैं मेघालय के, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड सांगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और कैपिटल है शिलोंग। ओके, सत्यपाल मलिक जी का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं यहाँ के गवर्नर। तो पहले जो सत्यपाल मलिक जी थे ये गोवा के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा? जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या एयरपोर्ट है, इसे डेवलप किया जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका शिलान्यास हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे डेवलप किया जाएगा और उसका नाम चेंज करके रखा जाएगा अब श्री राम एयरपोर्ट। ओके, और इसको डेवलप किया जाएगा 600 एकड़ के एरिया में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 525 करोड़ रुपए का फंड भी अप्रूव कर दिया है। और इन 525 करोड़ रुपए में से अभी हाल ही में 300 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं अभी, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, स्मृति मंदाना एंड भुवनेश्वर कुमार बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर स्पॉट। तो जो प्लेयर स्पॉट है ये एक तरह का ऑनलाइन स्पोर्ट ऐप है, जैसे ड्रीम 11 है उसी तरह प्लेयर स्पॉट भी है, जिस पे आप अलग अलग स्पोर्ट्स में बेट लगा सकते हैं अलग अलग टीम्स में। तो उसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इंडियन क्रिकेट टीम से भुवनेश्वर कुमार, मेंस टीम से भुवनेश्वर कुमार और विमेंस टीम से स्मृति मंदाना को सेलेक्ट करके उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, सिल्वर लेक विल इन्वेस्ट 75,000 करोड़ रुपीज़ फॉर 1.75% स्टेक इन रिलायंस रिटेल्स। तो सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी के लिए 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट है, पेयू फाइनेंस हैज़ लॉन्च डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम्ड लेजी प्लस। पेयू फाइनेंस ने लेजी प्लस नाम की एक डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन लॉन्च की है। नेक्स्ट इज, गोल्डमैन सैच्स हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट विथ 14.8% इन फिजिकल ईयर 2020-21। गोल्डमैन सैच्स ने अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 14.8% की दर से गिरेगी। लास्ट है, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021 फॉर हिज रोल इन द रिसेंट पीस डील बिटवीन यूएई एंड इसराइल। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले यूएई और इसराइल के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था और इसी शांति समझौते में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उनकी भूमिका के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन विच सिटी द इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर विल बी सेटअप।
किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड पंग लपसोल फेस्टिवल। हाल ही में पंग लपसोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ओके, सिक्किम में मनाया जाता है पंग लपसोल उत्सव। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।